Hello students, welcome you all to my channel Study with Rachna Verma. Students, today worksheet is 43 and your subject is science यानी विज्ञान और ये बच्चों क्लास 10th के लिए है. ठीक है स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट योर नेम हेयर, योर क्लास टीचर नेम हेयर. बच्चों आपको अपना नाम यहाँ लिखना है और क्लास टीचर का नाम यहाँ. और डेट है 12 अक्टूबर. आज का जो विषय है वो है तत्वों का आर्यत वर्गीकरण. यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं जो हम पढ़ लेते हैं. हमारे आसपास के पदार्थ तत्व मिश्रण एवं यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं. जो तत्व हैं बेटा वो मिश्रण एवं यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं. तत्व ऐसे पदार्थ हैं जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हैं. उदाहरण सोडियम, सोना, मैग्नीशियम आदि. तो ये सोडियम, सोना, मैग्नीशियम जो है वो क्या हैं? ये एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हैं. ठीक है, आगे देखिए. अभी तक 18 तत्व ज्ञात हैं. मतलब जो है 18 तत्व है जो हैं पता हैं. इसमें से केवल 98 तत्व प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं यानी नेचुरली रूप से, जिसमें मैन मेड नहीं है, मतलब कोई भी मानव गतिविधि नहीं है. प्राकृतिक रूप से जो है वो 98 तत्व पाए जाते हैं. ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं वर्गीकरण की आवश्यकता. भाई हमें क्यों इनको अलग अलग करना है, एक साथ क्यों नहीं हम इन पदार्थ तत्वों को रख सकते. तत्वों की सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने के लिए इनका डिस्ट्रीब्यूशन यानी वर्गीकृत करना जरूरी है. सबसे पहले जो हमें पता है ज्ञात तत्व जो हमें पता है यानी सबसे पहले ज्ञात तत्वों को धातु एवं अधातु, मेटल और नॉन मेटल में वर्गित किया गया. जैसे जैसे तत्वों एवं उनके गुण और धर्म के बारे में समझा और मतलब समझ में आया और हमें नॉलेज मिली तो क्या करा, वैसे वैसे उनको अलग अलग वर्गीकृत किया गया. ठीक है, नॉन मेटल और नॉन मेटल को जैसे हमें पता चला, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता गया तो ये जो है वर्गीकृत किया गया. इसीलिए हमें वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी. ठीक है, आगे देखिए. आगे जो है डॉबेराइनर के त्रिक. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये पॉइंट है. सन 1817 में डॉबेराइनर जो कि जर्मन विशेषज्ञ, जो जर्मन साइंटिस्ट थे, ने समान गुण धर्म वाले जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के होते हैं वाले समूह तत्वों में व्यवस्थित करने का एक मतलब प्रयास किया. जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार क्रमवार लगाया जाए, मतलब सीक्वेंस में जब लगाया जाए तो 3 तत्वों के समूह जो हैं पास होते हैं जिन्हें त्रिक कहा जाता है. समझिए आप कि परमाणु भार के अनुसार और जो क्रमवार लगाया जाए तो 3 तत्वों के समूह जो पास होते हैं उन्हें हम त्रिक कहते हैं. ठीक है, त्रिक के मध्य तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का मध्य होता है. तो ये हो गया हमारा डॉबेराइनर का जो है त्रिक का फार्मूला. ये आपके सामने दिया हुआ है बच्चों. ठीक है, अब देखिए न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत. जो न्यूलैंड्स के तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान थे. जो 8वां तत्व था ना, उसका जो गुण था वो पहले के समान थे. इसकी तुलना इनकी तुलना जो है बच्चों संगीत के अष्टक से ली गई है तथा इसलिए इसे अष्टक का सिद्धांत कहा जाता है. अगर आपसे पूछा जाए कि इसे अष्टक का सिद्धांत क्यों कहते हैं तो आप कहेंगे इसकी तुलना संगीत के अष्टक से ली गई है.
देखिए यहाँ पर जो है आपके सामने यहाँ पे टेबल बना हुआ है, आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, ये इनकी सीमाएं क्या है। यह नियम केवल कैल्शियम धातु यानी हल्के तत्वों तक लागू होता है। नए तत्वों के गुण इसके सारणी से मेल नहीं खाते थे। सारणी में तत्वों को समंजित करने के लिए न केवल दो तत्वों को एक साथ रख दिया, बल्कि असमान तत्वों जिनके गुण में कोई समानता नहीं थी एक स्थान में रख दिया। तो ये इसकी सीमाएं थी। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे जो है ये तो हमारा इसकी सीमाएं थी। अब इस जो हमने पढ़ा था डॉबेनाइनर, उसकी सीमाएं क्या थी। डॉबेनाइनर उस समय ये ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके थे, मतलब उस टाइम से 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके थे। इसलिए त्रिक में वर्गीकृत करने की यह पद्धति जो थी सफल नहीं रही। समझ गए। आओ अब अभ्यास करें। यहाँ पर जो है आपके सामने जो है क्वेश्चन आंसर दिए हैं बेटा। तो पहले देखते हैं, तत्वों को वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों थी। मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है ये बच्चों, एक बार हम भी देख लेते हैं। मैंने आपके लिए करके रखा हुआ है पहले से ही, थोड़ा से करके देख लेते हैं कि तत्वों को भाई वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों थी। तो बताइए, तत्वों को वर्गीकरण जो है, तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उसके अध्ययन करने के लिए असमान बने हेतु तत्व को वर्गित करने की आवश्यकता थी। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। ये तो थोड़ा सा इसे हम क्लियर करते हुए, ठीक है। प्रश्न नंबर 2, ऐसे तीन तत्वों के नाम लिखो जो डॉबेनाइनर के त्रिक दर्शाते थे। तो कौन से थे। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, और इनके सिंबल्स आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, तीसरा देखते हैं, न्यूलैंड्स के तत्वों को 8 तत्वों की जो है वो मतलब क्यों, इसको किस लिए लिया गया था। ठीक है, सत्य और असत्य में हमें बताना है। तो यहाँ पर आपका तीसरा है, असत्य वर्टिकल यानी लंबाकार में विभक्त किया गया। ठीक है, आगे फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा इसे हम और जूम करके देखते हैं बच्चों। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो आपका है कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम की 2 सीमाएं लिखेंगे। तो हमारे पास ऊपर हमारे वर्कशीट में ही दिया हुआ है। ठीक है, इसे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को आराम से करते हुए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों कि यह केवल कैल्शियम धातु यानी हल्के तत्वों पर लागू होता है। नए तत्वों के गुण इससे इस सारणी से मेल नहीं खाते थे। ठीक है, अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या नीचे दिए गए तत्व के समूह डॉबेनाइनर के त्रिक के रूप में वर्गित किए जा सकते थे। चलिए बताए देखें। तो उत्तर नंबर 5 आपके सामने है, जो इनके सिंबल्स हैं, फिर उसका जोड़ और भाग करके जो है मैंने आपके सामने दिया हुआ है, आप इसको ढंग से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला दिया हुआ है जो भी सिंबल है NaSiCl, तो उसका हमने फार्मूले के हिसाब से किया हुआ है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे इसमें लिखा है, ठीक है, जो कि सिलिकॉन यानी Si के परमाणु भार के लगभग बराबर है। ये समूह जो डॉबेनाइनर के त्रिसमूह में वर्गित नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारे सामने ये फर्स्ट आंसर है। जो सेकंड है जो यहाँ से लिया गया है BeMg और Ca, तो आपको इसका उसी हिसाब से इसके फार्मूले के हिसाब से आपने जो है इसे समझना, और मैंने आपके लिए करके दिखाया हुआ है, जो कि मैग्नीशियम यानी Mg के परमाणु भार के लगभग बराबर हैं। ये समूह डॉबेनाइनर के त्रिक समूह में वर्गित किए जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप जो है इस वर्कशीट को फिर से एक बार समझना कि तत्वों का वर्गीकरण क्यों हुआ, डॉबेनाइनर और जो हमारे न्यूलैंड्स का जो भी हमारा फार्मूला उसे पढ़ना, और प्रश्नों उत्तरों को जो है बच्चों आपने समझ के करना है। ये नहीं मैंने आपको काम दे दिया, करा हुआ सारा दे दिया और आपने कॉपी में उतार दिया, उसका कोई फ़ायदा नहीं।
ये तो सिर्फ आपकी मदद के लिए है कि समय को हम बचा सकें, क्योंकि करा हुआ कार्य जल्दी समझ आएगा और आप अच्छे से करोगे तो और अच्छे समझ आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने जो काम किया ये मेरा प्रयास है, अब आपका प्रयास है इसे अच्छे से पढ़ना, समझना और इस उत्तर को जब आप लिखोगे कॉपी में तो बोल के करना। ठीक है बच्चों, तो वर्कशीट अच्छी लगी और आप चाहते हैं मैं इसी तरीके से आपको और आगे भी देती रहूँ वर्कशीट, तो क्या करना है आपको मुझे सब्सक्राइब करना है और क्या शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ कि आज हमने वर्कशीट में ये पढ़ा, तो मुझे अच्छा लगेगा कि आपने कुछ आज वर्कशीट में याद किया। ठीक है बच्चों, और मुझे लाइक करना है और कमेंट करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।